साल 2025 में मोहम्मद अरशद नामी शख्स के ऊपर एक एफआईआर नंबर 463/25 दर्ज होती है। मामला यह था कि अरशद की एक दुकान है खाद की। इसकी दुकान पर रेड होती है, पता लगता है जो खाद है, खाद अडल्ट्रेटेड है, यानी ठीक नहीं है, 2 नंबर खाद है। उन सील्ड बैग्स में से सैंपल लिया जाता है, सैंपल लेकर लेबोरेटरी में भिजवाया जाता है और पता लगता है कि यह खाद अडल्ट्रेटेड है और एफआईआर दर्ज हो जाती है अरशद के ऊपर। अरशद अपनी प्री रेस्ट बेल रखता है और प्री रेस्ट बेल हाईकोर्ट के बहावलपुर बेंच में जाती है और बहावलपुर बेंच में एक बड़े बाकमाल जस्टिस वहीद अहमद खान साहब इस केस को सुनते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं अथॉरिटी से कि क्या आपने इस सील्ड बैग में से जब खाद ली, उसको सैंपल के लिए भेजा और ये अडल्ट्रेटेड पाई गई, तो क्या आपने इस दुकानदार से पूछा कि ये सील्ड बैग किस सप्लायर से लिए, किस मैन्युफैक्चरर से लिए? इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी खामोश, इसके ऊपर अथॉरिटी जो कि इन फर्टिलाइजर्स के अंदर अडल्ट्रेशन को पकड़ती है वो भी खामोश था। जस्टिस वहीद खान साहब ने कहा कि ऐसा क्यों होता है कि किसी मोहल्ले के एक छोटे से चर्स फरोख्त करने वाले से जब आप चर्स बरामद करते हैं तो आप उसके ऊपर तो एफआईआर देते हैं, लेकिन वो 1200 ग्राम या 1300 ग्राम चर्स जिससे खरीद के लाया है, आप उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते? आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? फूड अथॉरिटी जब छोटे से दुकानदार से कोई 2 नंबर दूध बरामद करती है और पर्चा देती है तो उसके ऊपर तो एफआईआर हो जाती है, लेकिन उस दुकानदार ने जिससे दूध खरीदा उस सप्लायर और उस मैन्युफैक्चरर के ऊपर पर्चा क्यों नहीं होता? क्यों ड्रग इंस्पेक्टर जब किसी मेडिकल स्टोर के ऊपर जाकर किसी 2 नंबर अद्वियात को पकड़ता है तो उस मेडिकल स्टोर के मालिक के ऊपर तो पर्चा होता है, लेकिन मेडिकल स्टोर वाले ने जिससे ये अद्वियात खरीदी, उस सप्लायर, उस फैक्ट्री और उसके तमाम प्रोडक्ट्स को क्यों सीज नहीं किया जाता? क्यों निप दी एवल इन दी बड नहीं की जाती? क्यों लैप्सिस को शुरू में कवर नहीं किया जाता? क्यों उन सप्लायर्स को, उस बल्क मटेरियल को नहीं पकड़ा जाता जो इन छोटे छोटे सप्लायर्स को और स्ट्रीट वेंडर्स को दे रहे होते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब जब अथॉरिटी के पास नहीं था तो एक पूरा मैकेनिज्म बनाया। एक जजमेंट में मैं रेफर कर दूंगा, जजमेंट साथ में अटैच कर देता हूं, ये पूरी जजमेंट पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी उन तमाम लोगों के लिए जो बेल पिटीशंस को डिस्कस कर रहे होते हैं कोर्ट्स के अंदर। उन तमाम वुकला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो फूड अथॉरिटी के केसेस को देखते हैं, जो ड्रग अथॉरिटी के केसेस को देखते हैं, जो ये फर्टिलाइजर एक्ट 2025 के केसेस को देखते हैं या नारकोटिक्स केसेस को देखते हैं। ये केस जमानत के लिए आपका बहुत अहमियत का हामिल है कि इस केस के अंदर फाइनली पुलिस ने आकर कोर्ट में बयान दिया कि ये दुकानदार जिसके बैग से 2 नंबर फर्टिलाइजर बरामद हुई है, ये हमारा मुलजम नहीं बल्कि ये हमारा प्रोसिक्यूशन विटनेस बनेगा उन तमाम फैक्ट्री मालकान के खिलाफ जिससे इसने ये प्रोडक्ट खरीदा है। किस तरह एक मुलजम गवाह में कन्वर्ट हो गया, उसकी प्री रेस्ट बेल विड्रा कर ली गई, उसकी गिरफ्तारी रोक दी गई और इस पूरे मामले को बड़े एहसन तरीके से जस्टिस वहीद अहमद खान साहब ने देखा। मेरा यह मानना है इस तरह की जब जजमेंट्स आती हैं तो बड़ी बेहतरी आती है मुआशरे में, और मैं हमेशा से इस चीज के ऊपर बिलीव रखता हूं कि जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, इनको जो बल्क में प्रोडक्ट्स फराहम करने वाले लोग होते हैं, उनको अगर पकड़ लिया जाए तो इसका खात्मा हो सकता है। कितना ही मजा आए कि अगर किसी शख्स से चर्स बरामद हुई है, उसने जिससे ली है और फाइनली करते कराते जिसने बॉर्डर से स्मगल की है या बड़े पैमाने पर उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको पकड़ लिया जाए तो निप दी एवल इन दी बड, यानी शैतान का खात्मा शुरू में हो जाए। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।